तो विषय यह था कि पिछले कुछ दिनों से राष्ट्रभक्ति के भाव का अजमेर में धूम मची हुई है। लगभग 21 दिन तक पृथ्वीराज चौहान की जयंती के कार्यक्रम हुए। 12, 13, 14 दिन से महाराजा दाहरसेन की स्मृति में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। ये सब हमको कोई भौतिक रूप से कुछ मिलता हो ऐसा नहीं है। हम में से किसी को भी उनका किला मिल गया हो, आना सागर झील के बीच में बना हुआ कोई महल मिल गया हो, विरासत में और कुछ तकमा मिल गया हो, ऐसा नहीं। बात केवल इतनी है कि उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों सर्ग किए और इसलिए हम मानते हैं कि हिंदुस्तान में देवकुल के समान उनको सम्मान देना हमारा दायित्व बनता है। ये राष्ट्रीय दायित्व है और अजमेर जैसे नगर के अंदर यह कार्यक्रम आयोजित हुए, उस सब में भागीदारी की, उस सब के लिए बधाई। आज आप इतनी बड़ी संख्या में आए उसके लिए बधाई आप सबको। मैं 1983 में इस संस्थान के निमित्त मुझे राज्य भर में घूमने का अवसर मिला। मैं बाड़मेर जिले के सीमांत गांव में गया। वहां एक सज्जन मुझसे मिलने आए। उन्होंने अखबार में पलटी हुई एक चीज मुझे दी और कहा कि आप इसको जोधपुर से पहले मत खोलना। हमने कहा भाई कोई नशा पता की चीज तो नहीं है, सही सही बता दो, बाड़मेर है, बॉर्डर का मामला है। उनका ऐसा कुछ नहीं है, पर आप जोधपुर से पहले इसे नहीं खोलेंगे। खैर देर रात्रि तक हम जोधपुर आए। उत्सुकतावश उस अखबार को खोला। उसमें एक पुस्तक थी, वो पाकिस्तान में प्रतिबंधित थी, प्रतिबंधित है। उसका नाम था केस ऑफ सिंध। जीएम सईद ने जब ये कहा कि दाहरसेन मेरे पुरखे हैं और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा है। ये जीएम सईद वही है जिसने 1934 में कहा था कि पाकिस्तान अलग होना चाहिए और पाकिस्तान बनने के बाद 35 साल पाकिस्तान की जेल में पड़ा। और जब उसका मुकदमा चला तो उन्होंने बयान दिया अदालत में और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो दाहरसेन है ये मेरा पुरखा है, मेरे रगों में उसका खून है। और जीएम जो जिस तरह से यहाँ मोहम्मद बिन कासिम आया था वो लुटेरा था, हिंदुस्तान को लूटने के लिए आया था, खलीफाओं ने उसको भेजा था। और इसलिए मैं जब अलग सिंध की बात करता हूं तो मैं दाहरसेन के खून का एक वंशज होने के नाते मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि सिंध इज ए नेशन, सिंध की नेशनलिटी है। मैंने उस किताब को पढ़ा 1983 में। तब मुझे पता थोड़ी था कि मुझे कहीं अजमेर में आऊंगा। मैं चुनाव लड़ने वाला आदमी नहीं, एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा। ये तो सब एमएलए बैठे हैं 5-5 4-4 वाले। मैंने म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा, लड़ भी नहीं सकता। कई लोग कह सकते हैं लखाओ जी जीतते नहीं इसलिए नहीं लड़ा, मान लेता हूं उनकी बात, नहीं लड़ा। मैंने जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ा, जिंदगी में कोई लोकसभा विधानसभा कोई चुनाव नहीं लड़ा, इसलिए मैं किताब पढ़ने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। पर मुझे एक अवसर मिला नगर सुधार न्यास में अध्यक्ष का काम करने का। मेरे बहुत सारे ट्रस्टी बैठे हैं, सोनालिया जी आज यहाँ दिख गए थे, और भी बंधु हैं, हम लोग बैठे। पहले आधा घंटे में फैसला किया कि हम अजमेर में सम्राट पृथ्वीराज चौहान का स्मारक बनाएंगे और वो स्मारक बनकर के आपके सबके सामने खड़ा है। परंतु ये दाहरसेन मन में बसा हुआ था कि बिना दाहरसेन के, बिना सिंध के हिंद अधूरा है। और दाहरसेन जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए विदेशी लुटेरे का, विदेशी आक्रमणकर्ता का मुकाबला किया, वो शहीद उसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी रानी, उनकी राजकुमारियां उसमें वीर गति को प्राप्त हो गई। अगर उसका स्मारक, आज सिंध हमारे पास नहीं है, और विभाजन के बाद आने वाले सिंध के बहुत सारे भाई यहां रहते हैं, पर आखिर है तो हिंदुस्तान ना, वो हमारा राजा था। और इसलिए फैसला किया कि राजा दाहरसेन का एक स्मारक बनाएंगे। और फैसला वैसा था, आप जानते हो, ऊपर नीचे उठा पटक 10 तरह की बात होती है। इसलिए मैंने कहा हम कुछ कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल बना, मेरे पास इंजीनियर एक फाइल लेके आया, कहने के साथ कि सड़क निकालनी है इस कॉलोनी में, इसलिए चट्टान कटेगी, उसकी सैंक्शन दे। तो मैंने कहा दिखाओ। मैं आया, इस सारे रॉक्स को देखा तो मैंने कहा ऐसी रॉक्स अगर बनवाना चाहें और टेंडर करें तो कितने रुपए में बन जाएगी ये बताओ।
ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा जो पॉसिबल नहीं है उसको काटना भी इम्पॉसिबल है, इसको काटना जरूरी नहीं है, या कुछ करेंगे, देखेंगे जो करना हो। और हमने ताहिर सेन के स्मारक की योजना बनाई लगभग 40,000 वर्ग फीट एरिया में, शायद अजमेर में एक बहुत बड़ा। और मैं ये कह सकता हूँ आज कि विश्व के अंदर ताहिर सेन का सबसे बड़ा स्मारक कोई है तो अजमेर नगरी में है। धीरे धीरे सबका सहयोग मिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ मूर्तियां लगी, विभिन्न प्रकार के आयोजन इसमें होने लगे। और मन में एक बात कसक, हमने प्रारंभ में हेमू कालानी जी की यहाँ मूर्ति लगाई, झूलेलाल जी महाराज का यहाँ पर विग्रह लगा, उसके बाद कंवर राम जी की मूर्ति यहाँ पर लगी, विवेकानंद जी की लगी, ताहिर सेन जी की मूर्तियां लगी, और भी संत से जुड़े हुए ऊपर म्यूजियम बना, सब कुछ किया। परंतु सिंध की अंदर रहते हुए हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ी और जिनको फांसी की सजा हो गई, मृत्युदंड दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पाकिस्तान में तो उनकी मूर्ति नहीं लग सकती, मैं जानता हूं, क्योंकि वो सिंध के थे, और केवल सिंध के थे या नहीं बल्कि हिंदू थे, इसलिए उनकी मूर्ति कैसे लगा भाई, इतना साहस नहीं था उनके पास। हम लोगों ने बैठे विचार किया, हमने भी पहले घोषणा नहीं की, हम तो कार्यक्रम के दिन ही सब कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने भी विचार किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति क्यों नहीं लगाई जाए। आज हमारी महिलाएं, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो राणा रतन सिंह के गीत गाए जाते। उमरकोट का शासक था, अंग्रेजों ने उसको मृत्युदंड दिया, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया आजादी के लिए। तो कुछ वर्षों पहले तय किया कि राणा रतन सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। राणा रतन सिंह जी की मूर्ति लगी, उनके वहां के जो परिवारजन थे उनको यहाँ बुलाया, सोढ़ाओं को यहाँ पर बुलाया, फिर एक कसक रह गई। पिछले दिनों अरबी सिंधी में 3 किताबें मेरे पास पाकिस्तान से आई। एक ताहिर सेन पे थी, एक राणा रतन सिंह पे थी, और एक रूपला कोहली पे थी। अरबी सिंधी में थी, हमने कहीं न कहीं पढ़वाया, यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके बातचीत की, अनिता जी से भी बात हुई, कमल जी हम लोग बैठे, अरबी सिंधी वालों को बुलाया और हमने कहा कि कम से कम रूपला कोहली की इस अजमेर की धरती पर हम मूर्ति लगाएंगे और हम श्रद्धा अर्पित करेंगे जिसने हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। उनके कोई रिश्तेदार मेमोरेंडम देने नहीं आए। अरे ध्यान रखने की आवश्यकता, हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जिसने हिंदुस्तान की आजाद कराने के लिए जिन्होंने फांसी के फंदे पर लग गए और जिनको मृत्युदंड दिया अंग्रेजों ने। ये पहला स्मारक है इस दुनिया में, विश्व में, जहां इन 3 स्वतंत्रता संघर्ष सेनानियों की, राणा रतन सिंह जी की, हेमू कालानी जी की और रूपला कोहली जी की मूर्तियां लगी है। बाकी विश्व में कहीं भी आपको तीनों मूर्तियां नहीं मिलेगी। ये हमारा राष्ट्रीय दायित्व है, जैसे ताहिर सेन समारोह समिति ने ये दायित्व अपने ऊपर लिया और इस वर्ष इस मूर्ति का हुआ। उनके परिवार के रिश्तेदार भी आए, बहुत से लोगों ने इधर उधर शब्दों को उधर नीचे, मात्रा ऊपर नीचे, आप जानते हैं ना समाज बड़ा विविधता वाला है, वहाँ की जानकारी प्राप्त की, इतिहास को प्राप्त किया। इनके परिवारजन यहाँ मिल गए, वहाँ की एक बच्ची की शादी यहाँ हो रखी है, उनके पति आज यहाँ आए, वो तो स्वस्थ नहीं है, आ नहीं पाई उस कारण से, परंतु हमें बहुत प्रसन्नता है कि एक राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन करने का सौभाग्य हम सबको मिला। मेरा आप सबसे एक ही निवेदन, हम कभी कभी सुबह आते हैं 150, 200, 250 लोग यहाँ घूमते हुए इसमें से, और जब ये स्मारक बनाया तो मेरे को लोगों ने बहुत मजाक की, मैं ईमानदारी से मैंने कहा ये ताहिर सेन कहां से लेके आते? मैं कहीं से नहीं लाया, जहां था वहां से ले आया। उन्होंने कहा ताहिर सेन स्मारक कौन जानता, कौन जानेगा? मैंने कहा मदार गेट से सिटी बस वाला आवाज देगा, चलो ताहिर सेन, चलो ताहिर सेन। आज सिटी बस वाला आवाज देता है, यहाँ पर सवारी को उतार। आज कोई नहीं कहता, अब तो गांधी जी भी इसके पास में आ गए, ताहिर सेन के पास में, उनका भी स्मारक पास में ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं। और इसलिए ताहिर सेन हिंदुस्तान के अंदर पहला स्मारक नहीं, दुनिया का पहला स्मारक है। और इस बार पाकिस्तान की असेंबली, नेशनल असेंबली में ताहिर सेन की मूर्ति और स्मारक लगाई जाए, ये बात पाकिस्तान के लोगों ने, जो सिंध से जुड़े हुए लोग जो बाहर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, वो यहाँ आए, ताहिर सेन की मूर्ति के सामने खड़े होकर रोए। ये हमारा संघ का नायक है, हम इसका सम्मान नहीं कर सकते। और इसलिए ताहिर सेन प्रेरणा देता है। इस साल 465 स्थानों पर ताहिर सेन की जयंती मनाई गई देश में, हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह मूर्तियां लग रही। अभी महेंद्र जी मुझे बता रहे थे जयपुर में अभी मूर्ति लगने वाली है, ये लग गई है, बाकी भी अन्य जगह पे कहीं न कहीं उसके अंदर मूर्तियों का होने लगा।
यहाँ परम पूज्य सरसंघ चालक जी पधारे थे और लगभग 14,800 लोग यहाँ उस कार्यक्रम में देशभर से आए। इसलिए दाहड़ सेन केवल नाम सुनने देखने का नहीं है, ये हिंदुस्तान की अस्मिता का प्रतीक है। ये हमारा वो योद्धा है जिसने हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए आज 712 के अंदर प्राणोत्सर्ग किया था। और रूपला कोहली का आज मूर्ति का अनावरण कर हम फिर आजादी के महत्व को प्रतिपादित यहाँ पर करते हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूँ, आपका किसी से विरोध हो सकता है, किसी से नाराजगी हो सकती है, किसी से मतभेद हो सकता है, किसी पार्टी से मतभेद हो सकता है, किसी विचार से मतभेद हो सकता है, इन राष्ट्रभक्तों से क्या होगा? अरे 712 में जिन्होंने मोहम्मद बिन कासिम का मुकाबला किया, हम तो थे ही नहीं ना, कोई भी नहीं थे, ना हम थे ना वो थे। रूपला कोहली को जब फांसी की सजा दी गई थी उस समय ना हम थे ना हम वो थे। और इसलिए मेरा यह कहना है कि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति से जिस दिन अलग हो गए, कट गए, उस दिन आप मान करके चलिए तो हम पतन की ओर जाने लगेंगे। यही आधार है हमारा सब काम करने के नाते। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों को यहाँ लाएं, उनको भेजें। सारी जीवनी यहाँ पर लिखी हुई है, वो मिलेगी, चित्र देखने को मिलेगा, सिंध का ऊपर म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ इस बात के साथ कि आप सब लोग इस आज के कार्यक्रम में आप पधारे। निश्चित रूप से आज आपका आना ये राष्ट्रभक्ति की तीर्थ यात्रा का कार्यक्रम है। ऐसा समय मत समझना कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया, कंज्यूम कर लिया, ऐसा नहीं है। ये देशभक्ति के लिए हमारा दिया हुआ समर्पण किया हुआ कुछ समय है। आप सब पधारे, उसके हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया, मैं उन सबको कमल जी, आप और आपकी पूरी टीम को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आपने अथक लगातार बहुत दिन तक कार्यक्रम के लिए लगे रहे और फिर पक्षेद आ गए, उसके बाद इसमें और कार्यक्रम की सफलता में यहाँ तक लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय विजय साहब से एक निवेदन कर सकते, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है, बोल तो सकते ही है, हमारा निवेदन करना है कि दाहड़ सेन और ये जो आजादी की लड़ाई के लिए जिन लोगों का बलिदान हुआ, इनको कहीं न कहीं उनके बारे में शोध भी हो, काम भी हो, उनके बारे में कुछ पढ़ाया भी जाए, कुछ लिखाया भी जाए, सिंपोजियम भी आयोजित हो। मैं निश्चित रूप से इतनी बात कहूंगा कि दाहड़ सेन हमारे जीवन का अंग बने, इस दिशा में कुछ कर सकें तो हमारा सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद औकार सिंह जी लखावत साहब। इन्होंने निश्चित रूप से कई ऐसी जानकारियां दी जो कि हमारे लिए नई थी। और हमारे बीच में इस वक्त रूपला कोहली के परिवार से किशोर जी भी पधारे हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मैं यहाँ पे आया हूँ तो जो भी स्टेज पे बैठे हैं, मुझे सही नमूने से उनके नाम भी सही नमूने से याद नहीं है, तो जो भी बैठे वो साहब और सामने जो बैठे हैं सभी, उन सबको मेरी तरफ से जय हिंद, जय सिंध। दोस्तों, मैं रूपले के नाम पे एक शेर पढ़ूंगा। वो शेर सिंध के बहुत बड़े शायर हैं, शेख हयात, उन्होंने लिखा है, कित कातर जो कड़काट थे हो। मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा, पर लगता है थोड़ी आसानी भाषा है। कित कातर जो कड़काट थे हो, कित घोबाट घूघाट गयो। कातर बोलते हैं एक घूमने वाला जो हथियार है, शायद कोली समाज के लोग इसको समझते हो। कित कातर जो कड़काट थे हो, कित घोबाट घूघाट गयो। कित कात को आड़ो करके पियो, ऐं दुश्मन जो कंद लड़के पियो। हित जिन जिन को मन जंग लड़ी, ऐं वरता पंहिंजा दंग लड़ी। हित जिन जिन को मन जंग लड़ी, ऐं वरता पंहिंजा नंग लड़ी। से क़ौमूं थियूं आज़ाद बिटाई, मारू जिंदाबाद बिटाई, मारू जिंदाबाद बिटाई। इस शेर में रूपले की लाइफ को उन्होंने मतलब कहा है कि यहाँ जो बंदा इस देश के लिए, इस देश के खूबसूरती के लिए जिसने भी मतलब कुर्बानी दिए या युद्ध लड़िए, तो वो देश, वो वतन अपने तरीके से आबाद रहे। अदरवाइज मैं क्या बोल सकता हूँ, सेटेलाइट के दौर में
सब कुछ तुम्हारे सामने है कि हमने इस धरती पे रह के जो हमारा कल्चर था, जो हमारी तहजीब थी, जो हमारा सिस्टम था, वो हमने क्या खोया है, वो क्या पाया है, वो किसी से छुपा छुपा नहीं है। और आज की जो जनरेशन है, जो लेटेस्ट जनरेशन है, जो अपने मोबाइल की उंगलियों से पूरी दुनिया की समाचार रखती है, उसको सबको पता है कि इस देश में क्या हुआ, किस तरीके के मतलब यहाँ पे कंस्पायरेसी हुई। मेरी थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मैं बेसिकली गुजराती लैंग्वेज हूँ, पढ़ा सिंधी और उर्दू में हूँ, फिर वकालत करता हूँ इंग्लिश में, और यहाँ भी गुजराती और आपके सामने हिंदी में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे लिए लैंग्वेज प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। तो मैं स्पेशली रूपले के लिए बोलूँगा। रूपलो कोली की जो पहली अंग्रेज ब्रिटिश के खिलाफ जो लड़ाई का आगाज हुआ था, वो मोर से हुआ था। पिकॉक मोर, वो शिकार कर रहे थे वादी कारूंजर में, और वहां पे इन्होंने मतलब इसका स्टैंड लिया था ब्रिटिश के खिलाफ। बगावत तो उसी समय चल ही रही थी। इन्होंने मतलब इस चीज का किया। और एक बहुत हिस्टोरियन है रायचंद हरिजन, उन्होंने एक शेर लिखा है गुजराती में, या हम इसको ढाटकी में कह सकते हैं। कारूंजरनी कोर माथे टहु के मोर, मरिए पर मेलिए नहीं, आज डूंगर लागे दीप। तो कहने का मकसद ये था कि कारूंजर जो डबल है, उसकी जो खूबसूरती है, जो आदिवासी लोग हैं या जो एक गांव में रहने वाले, या वो जो अपने जानवरों से, अपने पक्षी जो है उनसे मोहब्बत करने वाला, उसकी जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती को ये मतलब बर्बाद कर रहे हैं, उस पे इनका हुआ। और इसके बाद इतनी ये बगावत आगे चली कि वहाँ का जो सिस्टम था उसको पूरा मतलब जो है कोली कम्युनिटी और बाकी जो लोग थे उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया, और ब्रिटिश को वहाँ से भागना पड़ा। और फिर ब्रिटिश हैदराबाद, जो पाकिस्तान का जो हैदराबाद है, वहाँ से एक पूरी ब्रिगेड लेके आए, और पूरी ब्रिगेड जाके उनको अपना उस पूरे इलाके को ऑक्यूपाइड किया। और फिर बहुत लंबी सारी कहानी है, उसमें नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ चलते चलते फिर रूपलो कोली को गिरफ्तार किया गया, और उसके साथ उसके परिवार के 3 लोग और, रूपलो कोली, मडो कोली, गज्जो कोली और खेतो कोली। आप सबके पास मोबाइल है। आप मैं आज यहाँ पे आ रहा था, या किसी ने बताया, तो कोली समाज के जयपुर से मुझे फोन कर रहे थे कि यार हमने तो कभी सुना नहीं है। मैंने बोला भाई साहब जदीद दौर है, गूगल चालू करो और देखो क्या है क्या नहीं है, पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी आपको। तो फिर रूपलो कोली को गिरफ्तार किया गया, और उससे उसके साथियों के नाम और ये सब पूछा गया, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। फिर उनकी जो उंगलियां थी उस पे कपड़ा लपेट के और उसको घी में डुबो के उसको जलाया गया। तो जलाया गया, पर फिर भी उन्होंने किसी भी साथी का कुछ भी नहीं दिया। ये सर चार्ल्स नेपियर का बुक है, बड़ा फेमस बुक है सर चार्ल्स नेपियर। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या मतलब ब्रिटिश लोगों ने भी छापा है, उसमें पूरी सिंध की हिस्ट्री है। तो उन्होंने ये सब चीजें लिखी कि हमने मतलब इस तरीके का उसको जलाया वगैरह, पर उसने कुछ भी नहीं। फिर उसकी बीवी को मंगवाया गया कि तेरा जो पति है, ब्रिटिश में यही होता है कि या तो लड़ लड़ा के इसको खत्म कर दो या फिर मनवा दो। अगर मजबूत होता है तो उसको मनवा देते थे, जैसे यहाँ के राजाओं महाराजाओं ने जो किया। तो इसको कहा कि भाई छोड़ दो ये सब, और आपको जो जागीर वागीर है खेतर में दे देते हैं, अपने मजे की लाइफ बिताओ। तो फिर इसकी मिसिज को बुलाया गया, तो मिसिज ने बड़ी बहादुरी से ये जवाब दिया सिंधी में। फिर एक शायर ने लिखा है कि दोदा तुझो साथ वींदो पर वैसा न वींदो, मतलब तेरा सांस तो जाएगा पर वैसा नहीं जाएगा ये धरती के लिए। और धरती के लिए आदमी का मरण और जो जन्म का सिस्टम है ये तो चलता है। उसने बहादुरी से ये कहा कि अगर तुझे कुछ हुआ तो तेरे जैसे मैं कई रूपले पैदा करूंगी। तो ये एक इनका बहुत बड़ा इतिहास है। और मुझे आज जाती तौर पे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आया हुआ हूँ, और मैंने आज अपना समाज देखा है। सिंधी समाज भी हमारे समाज का हिस्सा है, क्योंकि हम सिंध में रहे हैं, सिंधी बोलते हैं। और
ये सब है, तो हमें बहुत खुशी हुई और एक बहुत अच्छा सा एक मैसेज जाएगा पूरी दुनिया में आने वाली जनरेशन के लिए। और खास करके ये मुझे प्राउड है अजमेर के लोगों पे कि इन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया और हमें अहमदाबाद से यहाँ आना पड़ा और हम यहाँ आपके सामने हैं। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मैं फील कर रहा हूँ, बहुत गौरव हो रहा है मेरे को। थैंक यू, आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। धन्यवाद किशोर जी। और अब मैं मंच पर विराजने के लिए आमंत्रित करता हूं श्री मोहन जी आलवानी, जो कि संभाग प्रभारी हैं, और महेंद्र जी तीर्थानी, जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं भारतीय सिंधु सभा के। कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और डॉक्टर प्रीशील जी हाड़ा से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया अपने विचार व्यक्त करें। इसके बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, नृत्य का। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले मेरे मंच के बाईं ओर खड़े हुए ऐसे सभी हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं थोड़ा उल्टी तरह से चालू कर रहा हूँ क्योंकि